ठीक है। तो कल हम लोगों ने जो सीखा, हम लोगों ने देखा था एक सर्किट था, उसमें सिर्फ रजिस्टर R लगा हुआ है, एक ही कंपोनेंट है, और यहाँ पर एक सोर्स था AC सोर्स, ये रजिस्टर R लगा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस R है, कैपेसिटी नोट किया गया है। और इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो करंट का इक्वेशन था I = I0 sin ओमेगा t, और जो वोल्टेज का इक्वेशन है E = E0 sin ओमेगा t, I = I0 sin ओमेगा t, E = E0 sin ओमेगा t, यही दोनों इक्वेशन था। और दोनों के बीच कोई भी फेज चेंज नहीं था, कोई भी एंगल का डिफरेंस नहीं था। आज का जो टॉपिक है बिल्कुल ध्यान से देखेंगे उसको, पूरा ध्यान कंसंट्रेशन पर। क्या मैं बोलने जा रहा हूं, आपका ध्यान बोर्ड पर रहना चाहिए, वीडियो पर। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं टॉपिक वो है AC सर्किट containing only an inductor, और इंडक्टर का इंडक्टेंस L होता है, आप सब जानते हैं। आज हम लोग देखेंगे सर्किट में अगर रजिस्टर को हटाकर इंडक्टर लगा दिया जाए तो क्या इफेक्ट होता है करंट के इक्वेशन पर, और करंट और वोल्टेज के बीच कोई फेज डिफरेंस होता है या नहीं होता है। आज हम लोग इसी पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप अपना ध्यान बनाकर रखें। जिस तरह मैं डेरिवेशन कर रहा हूं आपके नोट्स में पहले से अवेलेबल है, आप कॉपी और पेन लेकर साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, वो ज्यादा अच्छी बात होगी। आपने नोट्स पहले पढ़ लिया होगा, आप बस साथ में प्रैक्टिस करते चलिए। ये जो हेडिंग है इसका हम लोग दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, और एक क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड आता है वो भी मैं आपको लिख देता हूं, ताकि क्वेश्चन किसी भी रूप में आपके सामने एग्जाम में आए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लें, आप में कंफ्यूजन ना हो कि आखिर क्या पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, और AC वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर बोला जा सकता है, अप्लाइड टू एन इंडक्टर। हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट में क्या डिफरेंस होगा वो देखा जाएगा। अब जो क्वेश्चन है, चलिए मैं क्वेश्चन को आपके सामने लिख देता हूं कि क्वेश्चन क्या है। इसको इस तरह से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, अल्टरनेटिंग आप समझ रहे हैं, जैसे अल्टरनेटिंग करंट एक बार नेगेटिव हाफ में एक बार पॉजिटिव हाफ में जो अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। तो अल्टरनेटिंग सप्लाई is connected to an inductor, अल्टरनेटिंग सप्लाई किया गया है इंडक्टर पर। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है करंट का इक्वेशन, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए, करंट। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर करंट थ्रू द इंडक्टर, कहां पर, इंडक्टर में, थ्रू द इंडक्टर। करंट का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। इसमें एक और टेल पार्ट होता है, व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये अभी एक नया टर्म आपके सामने आ रहा है, मैं अभी आपको इसके सामने एक्सप्लेन करूंगा कि ये इंडक्टिव रिएक्टेंस आखिर होता क्या है, और साथ में राइट इट्स SI यूनिट। ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक का नाम हो गया और ये क्वेश्चन हो गया इसी से रिलेटेड। सब में मिला जुलाकर आपको यही कहा जा रहा है, या बोल सकते हैं यही पूछा जा रहा है कि एक सर्किट में अल्टरनेटिंग सोर्स दिया गया जिसके कारण जो करंट डेवलप हो रहा है उसमें वोल्टेज और करंट के बीच क्या रिलेशन है वो आपको फाइंड करना है, दोनों के बीच क्या फेजेस चेंज हो रहे हैं वो फाइंड करना है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर।
तो सबसे पहले कल की भांति हम लोग आज इसमें पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ये जो फिगर है सेम यही फिगर बनने वाला है, थोड़ा डिफरेंस होगा कि यहाँ जो रजिस्टर है उसके जगह अब क्या लग गया है, इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है बच्चों? इंडक्टर एक कंडक्टर ही है जिसका शेप इस तरह से कॉइल के रूप में होता है। देखिए ध्यान से, फिगर समझिए, ये इस तरह से, ये ऐसे कॉइल जैसा होगा, इसी को बोला गया है इंडक्टर। और नीचे जो इसका यहाँ पर एसी सोर्स होता है उसका सिंबल इस तरह से होता है, मैंने पहले के लेक्चर में बताया। ये इसको ऐसे मिला देंगे हम लोग, ये आपका एसी सोर्स हो गया। इसका इक्वेशन E = E0 sin ओमेगा टी, ठीक है। ये इंडक्टर, इसका इंडक्टेंस E, इसका EMF निकालेंगे -L di/dt। ये हो गया फिगर कंप्लीट। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका किस तरह से हम लोग डेरिवेशन निकालेंगे। तो फिगर में जो दिया हुआ सबसे पहले उसको लिखने की जरूरत है कि आखिर फिगर में क्या दिया हुआ है, उसको लिख लेना है अपने लैंग्वेज में, सरल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में। लेट अस कंसीडर, हम लोग कंसीडर करते हैं एन एसी सर्किट। अब एसी सर्किट में क्या है, विच कंटेनिंग, कंसिस्ट बोल सकते हैं, ओनली एन इंडक्टर, जो क्या रखता है, सिर्फ एक इंडक्टर को रखता है, जैसा फिगर में दिखाया गया है, एज शोन इन द फिगर गिवन एबव, ऊपर के फिगर में है। अब हमारे पास जो चीज है उसको लिख देते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास वोल्टेज है, ईएमएफ। अब ये हमारे, जब हम लोग एसी सर्किट में वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ईएमएफ इंड्यूस होता है। और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि ईएमएफ जिसके कारण इंड्यूस होता है उसी का अपोज करना शुरू करता है। तो यहाँ पर ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो अप्लाइड वोल्टेज के कारण होगा। तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो अप्लाइड वोल्टेज को क्या करेगा, विरोध करेगा। तो उसको लिखते हैं व्हेन AC voltage is applied across the inductor, EMF is induced। EMF क्या होगा बच्चों, इंड्यूस हो जाएगा जब AC वोल्टेज हम लोग अप्लाइड करेंगे तो। और ये EMF किसका अपोज करेगा, ये EMF अपोज करेगा इसी वोल्टेज का, which opposes the applied voltage, जो अप्लाइड वोल्टेज का अपोज करने वाला है। तो आप जो है उसको लिख देते हैं, we have applied voltage E = E0 sin ओमेगा टी, ठीक है। इंड्यूस्ड EMF कब का, जब सर्किट में इंडक्टर लगा हो L, तो वहां पर फॉर्मूला होता है E = -L di/dt। ये L क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। ये हम लोगों ने पढ़ा है पिछले वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। वहां मैंने आपको दो फिनोमिना बताया था, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये जो सेल्फ इंडक्शन है उसी का जो कोफिशिएंट है उसको बोलते हैं हम लोग L, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। वोल्टेज ड्रॉप एक नया वर्ड आपके सामने आया, ध्यान से समझ लीजिए ये क्या होता है। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब होता है कोई ड्रॉप करना, यानी कि चेंज होना, यानी कि डिक्रीज होना। तो यहाँ पर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो जब वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, दो चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, दो चीज़ों में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर है, तो उनका डिफरेंस का वैल्यू क्या आएगा, 0 होगा। मान लीजिए दो स्टूडेंट हैं, दोनों ने एग्जाम दिया, दोनों को सेम नंबर आए, दोनों को 50 मार्क्स आए आउट ऑफ 70। तो अगर मैंने आपसे पूछा बताइए दोनों के नंबर के बीच डिफरेंस कितना है, तो आप क्या बोलेंगे, डिफरेंस 0 होगा।
क्योंकि पहला का मार्क्स 50, दूसरे का स्टूडेंट का मार्क्स भी 50, तो डिफरेंस क्या आ गया 0। अब इसी को हम लोग कंसेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। अब हम लोग लिखते हैं एक कंडीशन, इफ देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप, कोई भी वोल्टेज वहां पर ड्रॉप नहीं हो रहा है, तब क्या होगा, देन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 0, यानी ये जो E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी बराबर 0, दोनों का डिफरेंस 0, तो इसको करेंगे E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई बाई डी टी बराबर 0, और लिख सकते हैं E नॉट साइन ओमेगा टी बराबर एल डी आई बाई डी टी, ये उधर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब ध्यान से समझ लीजिए कि अब हम लोग आगे क्या करेंगे। इसके आगे का स्टेप का आंसर क्वेश्चन में छिपा हुआ है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर करंट। कहने का मतलब हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर इतने सारे जो टर्म्स हैं, इसमें करंट कहाँ पर है, इसमें है ये तो वोल्टेज है, इसमें है ये तो साइन का फंक्शन है, एल में है ये तो सेल्फ इंडक्टेंस है, डी आई यही करंट का टर्म है। तो इसी को हमको फाइंड करना है। इसको हम लोग एक तरफ लिखेंगे, इसको हम लोग कर देते हैं डी आई। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा, ये एल आ जाएगा 1 बाई एल ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हो गया डी टी। अब बताइए ध्यान से सोचकर, ये डी आई जो आया वो क्या इंडिकेट कर रहा है। डी आई इंडिकेट करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। मैंने बहुत बार बताया है, आप जानते भी हैं, डी लग जाने से वो स्मॉल क्वांटिटी को डिनोट करता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये पूरा हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग बहुत आसान सा प्रोसेस, इंटीग्रेशन, ये आपको अपने माइंड में रखना है। फिजिक्स का यही रूल है, पहले हम लोग स्मॉल क्वांटिटी को फाइंड करते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो वो पूरा हो जाता है, पूरा अमाउंट हमारे पास आ जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं और वी कैन राइट, हम लोग कर देंगे इंटीग्रेशन इधर भी और इधर भी, ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। अब यहाँ से जो स्टेप होने वाले हैं इसको आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से यहाँ देखिए किस तरह से हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। पहला रूल क्या बोलता है, पहला रूल बताता है कि जो कांस्टेंट टर्म है वो सब इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, कांस्टेंट 1 बाई एल और ई नॉट, तो ये कहाँ आ जाएगा बाहर। हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट बटा एल, और बच गया क्या, साइन ओमेगा टी टी टी। साइन का इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। चलिए लिखते हैं ई नॉट बाई एल माइनस कॉस ओमेगा टी, और यहाँ ओमेगा है तो इसके डिवाइड में भी ओमेगा आएगा। अब इसको हम लोग बाहर लिख सकते हैं, ई नॉट एल ओमेगा, बच गया क्या बच्चों, माइनस कॉस ओमेगा टी। ध्यान से देखिए, माइनस कॉस ओमेगा टी। अब ये जो सॉल्व हो रहा है, चलिए एलएचएस को भी कर लेते हैं। डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई, तो ये आई का इक्वेशन आ रहा है। हमारे पास वोल्टेज का इक्वेशन ध्यान से देखिए पहले से लिखा हुआ है। वोल्टेज का इक्वेशन किसके रूप में है, साइन के रूप में है। हम देख रहे हैं करंट का इक्वेशन कॉस के टर्म में आ रहा है। तो अब जरा सा दिमाग लगाइए, जरा सा सोचिए कि एक इक्वेशन साइन के टर्म में है, दूसरा इक्वेशन कॉस के टर्म में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों एक हो जाए और उसको हम लोग कंपैरिजन कर सकें। तो तुरंत आपके दिमाग में आइडिया आएगा कि हम क्यों ना इसको साइन के टर्म में कन्वर्ट कर दें।
तो कॉस को अगर साइन के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ये भी साइन के टर्म में और ये भी हमारा वोल्टेज भी साइन के टर्म में, तब हमें कंपैरिजन करने में आसानी होगी। तो आप समझ गए होंगे कि अब मेरा आगे स्टेप क्या होने वाला है। अब मैं इसको साइन में कन्वर्ट करूंगा और मैं नहीं, आप बताएंगे कि किस तरह से कन्वर्ट होगा। बिल्कुल आसान है, ध्यान से सोचिए। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे फॉर्मूला एकदम इजी वाला, कॉस को साइन में चेंज करना है। क्या लिखेंगे? 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। तो चलिए तुरंत इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। यहीं पर किनारे में लिखता हूं, देखिए ध्यान से। I इक्वल टू हम लिख सकते हैं E नॉट बाय एल ओमेगा। यहाँ माइनस पहले से है तो इस माइनस को रहने दीजिए। अब यहाँ पर कॉस की जगह क्या लिखेंगे? साइन पाई बाय 2 माइनस एंगल कितना था? ओमेगा टी था। ये इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग अगर इसको अंदर वाले एंगल को चेंज करेंगे तो माइनस कॉमन निकालेंगे बाहर, तो माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये माइनस ऑलरेडी है, एक माइनस बाहर से अंदर से आया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये इस तरह से, और ये आई हो गया। ये हमारा करंट का इक्वेशन आ गया सामने। अब आप कंपैरिजन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। यहां पर साइन का फंक्शन, वोल्टेज में भी साइन का फंक्शन, दोनों को देखने से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो करंट है वो माइनस पाई बाय 2 एंगल से पीछे चला गया। माइनस से पता चल रहा है पीछे हो जाना, माइनस से ये पता चलता है कि कोई क्वांटिटी कम हो गई। अगर यहाँ पर प्लस आ जाता तो इसका मतलब पाई बाय 2 से वो आगे बढ़ गया, लेकिन हमारा जो डेरिवेशन बता रहा है वो दिखा रहा है कि यहाँ पर माइनस आया। तो हम लोग लिख सकते हैं सो वी कैन से दैट करंट लैग्स बिहाइंड। नया वर्ड लैग्स बिहाइंड, इसका मतलब मैं हिंदी में लिख देता हूं, पीछे हो जाना। करंट यहां पर क्या हो जा रहा है? पीछे हो जा रहा है। कितना से? बाय एंगल आप देख रहे हैं पाई बाय 2। पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री से, या इसको हम लोग बोल सकते हैं बाय फेज पाई बाय 2। किसके साथ? विथ वोल्टेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैंने लिखा है, ध्यान से समझने की जरूरत है। सो वी कैन से दैट, हम लोग बोल सकते हैं कि जो करंट है वो पीछे हो जा रहा है। किससे? वोल्टेज से। कितने एंगल से? तो पाई बाय 2 एंगल से। ये है डेरिवेशन, आप एक बार देख लीजिए ध्यान से। अब इसी डेरिवेशन के आधार पर कल जैसे हम लोगों ने टाइम डायग्राम बनाया था, आज फिर से टाइम डायग्राम को बनाएंगे। और एक बार क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए। अभी तक हमारा क्वेश्चन कहाँ तक कंप्लीट हुआ है? हम लोगों ने अल्टरनेटिंग सप्लाई कनेक्टेड टू इंडक्टर, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर करंट थ्रू द इंडक्टर, यहाँ तक अभी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर करंट। अभी आगे का कुछ टर्म बाकी है, क्वेश्चन अब कंप्लीट नहीं हुआ, तो अभी हम लोग आगे देखेंगे। आप इसको एक बार ध्यान से देखिए, तब तक मैं इधर रब करता हूं, आप फिर से यहां पर अपना ध्यान दीजिए। अब करंट और वोल्टेज का हम लोग बनाने जा रहे हैं टाइम डायग्राम। तो ये टाइम डायग्राम थोड़ा इंपॉर्टेंट है और जरा सा इसको ध्यान देने की जरूरत है। कल का जो डायग्राम था वो डायग्राम थोड़ा अलग था, लेकिन आज का जो डायग्राम है वो बिल्कुल अलग होने वाला है। कल हम लोगों ने 2 एक्सिस लिया था, चलिए फिर से एक्सिस ले रहे हैं। ये हो गया एक एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये डिनोट करता है किसको? एक्स एक्सिस। ये डिनोट करता है वाई एक्सिस। यहाँ पर ओरिजिन है 2, यहाँ पर एक करंट
और एक वोल्टेज, ऊपर पॉजिटिव एक्सिस तो नीचे हो जाएगा नेगेटिव एक्सिस, माइनस आई नॉट और इधर माइनस ई नॉट। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, कल जो ग्राफ बनाया था हम लोगों ने उसमें करंट और वोल्टेज साथ में चले थे और साथ में समाप्त हुए थे, साथ में एंड हुआ था। आज हम लोग देख रहे हैं कि फेज डिफरेंस π/2 का है, तो हम पहले वोल्टेज को तो बना लेंगे जहां का तहां, करंट क्या हो रहा है पीछे हो जा रहा है। तो चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं पहले वोल्टेज। तो वोल्टेज हमारा ये वाला है ई नॉट, ध्यान से देखिए, ये इसको हम लोग यहां तक ले जाएंगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हैं ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये नेगेटिव हाफ में जाएगा जब, तो फिर इसको यहां से मिलाना है, फिर ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मैक्सिमम और यहां पर मैक्सिमम, ये पॉजिटिव हाफ, ये नेगेटिव हाफ। अब वोल्टेज ध्यान से देखिए, वोल्टेज π/2 से लैग्स बिहाइंड यानी पीछे है, तो पीछे अब कहां से होगा, ऊपर से कि नीचे? ये नीचे का पोर्शन है, तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। तो जब इसको यहां से लिखेंगे तो आप देखिए ये यहां से स्टार्ट होगा और ये इधर से जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आई नॉट, इसको यहीं तक ले जाना है, ये यहां तक जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फिर यहाँ आई नॉट, ये यहां तक नहीं ले जाना। ध्यान दीजिए, आप करंट का ग्राफ खींच रहे हैं, तो ये करंट का ही जो यहाँ तक एरिया है उसी को कवर करेगा और फिर ये आगे ऐसे बढ़ जाएगा। और कल मैंने बताया था, यहाँ पर आप एंगल भी देख सकते हैं, बीच में कहाँ पर आपको एंगल बनाना है। ये जो होगा π/2, ये पाई, 3π/2, ये 2π, इस तरह से है। और ये जो बना है ये क्या है, तो ये है टाइम डायग्राम, इसको बोलते हैं टाइम डायग्राम। तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर क्या है। कोई भी फिगर आप फिजिक्स में ड्रॉ करते हैं तो उसको लास्ट में जरूर लिखिए कि आखिर वो किसको इंडिकेट करता है। तो ये जो डायग्राम टाइम डायग्राम है, आप जो ग्राफ हमने बनाया उसको लिखना जरूरी है कि कौन सा लाइन किसको इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है ये इंडिकेट कर रही है किसको, करंट। करंट का इक्वेशन I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, सॉरी ये वोल्टेज है, यहाँ पर हो जाएगा E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। और जो ये ब्लैक वाली लाइन है ये डिनोट कर रही है करंट को। करंट का इक्वेशन वहां हम निकाल चुके हैं, उसको लिख देंगे I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। अब देखिए लास्ट में हमारा जो डेरिवेशन था यही आया था करंट का, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो ये डायग्राम हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बच रहा है, व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है। चलिए उसको देखते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस आखिर क्या होता है। आप रेजिस्टेंस वर्ड से वाकिफ होंगे, सब लोग समझते हैं रेजिस्टेंस क्या है। सर्किट का एक प्रतिरोध जो करंट के फ्लो को रोकता है। यहाँ पर हम लोग जब निकालेंगे तो उसको भी इस तरह से लिखेंगे। अब हम लोग को निकालना है इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम यहाँ पर जो इक्वेशन आया था इसी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर साइन ओमेगा टी की वैल्यू अगर हम लोग मैक्सिमम कर दें तो भी इसको लिखा जा सकता है कि मैक्सिमम के टर्म पर क्या कर सकते हैं हम लोग। तो अगर साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो जो इक्वेशन आया था I बराबर ई नॉट बटा एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो अगर मान लीजिए इफ साइन ओमेगा टी माइनस π/2 बराबर मैक्सिमम होगा, यानी इसकी वैल्यू 1 होगी। तो जब हम RHS को मैक्सिमम कर रहे हैं तो LHS को भी मैक्सिमम करना होगा। ऑल्सो I बराबर मैक्सिमम बराबर आई नॉट। सो हम लोग लिख सकते हैं I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये ई नॉट बटा एल नॉट, एल ओमेगा यही है, उसके जगह हम लोगों ने पुट कर दिया आई नॉट को, क्योंकि जब मैक्सिमम होगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी,
1 हो जाएगी। तो अगर इसको हम छिपा दें तो बस यही दोनों टर्म बचता है। अब ये दोनों टर्म किसके बराबर हो जाएगा? I0 के बराबर हो जाएगा। तो अब इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो हम लोग इसी से सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन आ रहा है हम लोग लिख सकते हैं वी हैव, आप देख रहे हैं I0 बराबर E0 बटा L ओमेगा। रिएक्टेंस यानी कि हम लोग को रेजिस्टेंस R निकालना है। ओम्स लॉ से आप लोग पढ़ चुके हैं V = IR। तो अगर R निकालना हो तो क्या करेंगे? V बटा I करेंगे। अब यहाँ पर वही तीनों चीजों को यहाँ पर लिखा गया है। I से करंट है, V से वोल्टेज है, L ओमेगा क्या है? वो रेजिस्टेंस R है। तो हम लोग अब इसको इधर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अगर इसको इधर करना हो तो E0 बटा I0 बराबर हो जाएगा L ओमेगा। यही जो L ओमेगा है इसी को बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको डिनोट करते हैं X और यहाँ नीचे इसके बेस में L लिखते हैं। ठीक है, X रिएक्टेंस और L हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इसको दूसरे रूप में और कैसे लिखा जा सकता है? ऑल्सो L ओमेगा बराबर L 2 पाई न्यू। 2 पाई न्यू कैसे आ गया? क्योंकि L इंटू ओमेगा का वैल्यू क्या होगा? 2 पाई बाई टी। अब यही 1 बाई टी क्या बन जाएगा? न्यू बन जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला हमारे सामने आ गया है। और अब सबसे लास्ट क्वेश्चन में पूछ रहा था व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो आप अपने दिमाग से, अपने विवेक से सोच सकते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। आप ओम्स लॉ को ध्यान से देखिए, V = IR। सबका यूनिट आप पहले से जानते हैं। V यानी वोल्टेज, वोल्ट होगा। I मतलब करंट, एम्पियर होगा। R का मतलब रेजिस्टेंस और उसका यूनिट होता है ओम। तीनों का आप जान रहे हैं, यही तीनों चीज तो यहाँ पे है। तो जब हम लोगों ने रेजिस्टेंस निकाला है तो उसका यूनिट क्या होना चाहिए? उसका यूनिट होना चाहिए ओम। तो अब हम लोग जान गए कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस आया है उसका यूनिट होगा ओम। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। यूनिट और डायमेंशन ये ऐसी चीजें हैं जो रटने वाली नहीं है। ये आपको अपने माइंड में सेटअप करना है कि अगर कहीं भी यूनिट निकालना हो, डायमेंशन निकालना हो, तो उसको हम लोग बिना किसी चीज को रटे हुए फाइंड कर सकते हैं। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे एसआई यूनिट, और एसआई यूनिट हो जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस द एसआई यूनिट, फिर से लिख देता हूं साफ से, द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ओम। सिंबल आप जान रहे हैं ये। तो ये हमारा आज का आंसर कंप्लीट हो गया। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है? उसका यूनिट होता है ओम। और इंडक्टिव रिएक्टेंस इस सर्किट का, जिसमें क्या लगा है? एक इंडक्टर लगा है, उसका टोटल रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस नहीं बोलकर इसको स्पेशल नाम दिया गया है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्यों बोला गया? रिएक्टेंस तो रेजिस्टेंस हो गया और सर्किट में लगा हुआ है इंडक्टर, इसीलिए इसका नाम पड़ गया इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, आज का वीडियो हम लोग यही समाप्त करेंगे। आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फिर से वीडियो को दोबारा देखिए, आपको सारी बातें रिवीजन हो जाएंगी, सब समझ में आ जाएगा। और आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। जहां आपको दिक्कत हो, जो टर्म नहीं समझ में आया, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको सॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। ठीक है, अंतिम में स्टे होम, स्टे सेफ, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Done.